अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सारे? ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो मैं आपके लिए अभी लेके आया हूँ नेक्स्ट जो वीडियो हमारी इस टॉपिक क्या है कि यूके का वीज़ा। लोग यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं। मोस्टली लोग इसी बिहाफ़ पे अप्लाई कर लेते हैं कि हाँ, वीज़ा लगवाएँगे, हमारा वीज़ा लग जाएगा। कंसल्टेंट से भी जाके कहते हैं कि हमने वीज़ा अप्लाई करना है, कंसल्टेंट्स भी कहते हैं ठीक है, आप वीज़ा अप्लाई करिए, आपका वीज़ा लग जाता है। हालाँकि ऐसे नहीं होता। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको काफ़ी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और ऑथेंटिक तरीक़ेकार से ये वीज़ा अप्लाई होता है। जिसके लिए मैं आपको अपने बेसिक डॉक्यूमेंट पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपको पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, एफआरसी है, एमआरसी है, 2 पिक्स हैं वाइट बैकग्राउंड की और बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट लोगों के मोस्टली रनिंग में नहीं होती है, किसी की भी उठा के फेक डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। सबसे पहले आपकी अपनी ऑथेंटिक बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जो आपके अपने पर्सनलाइज़ेशन अपना अगर कोई बिज़नेसमैन है तो उसके पास अपना पर्सनल अकाउंट भी होना चाहिए, उसकी स्टेटमेंट भी होनी चाहिए और जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उसकी स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। पहली 2 चीज़ें ये हैं बैंक स्टेटमेंट। सबसे पहले यूके जो है वो आपको अपने फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा दे देता है। ऐसा नहीं कि यूके वीज़ा ट्रैवल हिस्ट्री माँगता है या ये वो यूके नहीं माँगता। यूके आपको फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा दे देता है, लेकिन उसका जो मेन उनकी तरफ से पॉइंट ये है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो अपनी होनी चाहिए, ना कि कोई फेक होनी चाहिए, कोई चीज़ नहीं। और दूसरा ये कि जो आप किसी कंपनी के अंदर कोई बिजनेसमैन होल्डर है तो आपकी कंपनी की भी स्टेटमेंट होनी चाहिए। दूसरा यूके की वीज़ा रेशो अभी 2025 में बहुत अच्छी जा रही है यूके की। आप वीज़ा अप्लाई करें, आपको इंशाल्लाह 99% चांस है वीज़ा मिलने के, लेकिन इसकी जो मेन वजह है ना रिजेक्ट होने की, वो आपके इन जो आप डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट लगाते हैं, जो आप फेक डॉक्यूमेंट लगाते हैं, वो वजह है। इसमें आप ना आपने फेक डॉक्यूमेंट लगाए, ना कोई किसी से बनवा कर डॉक्यूमेंट ना लगवाएँ। आप अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और ऑथेंटिक लगाएँ। जो आपकी अपनी स्टेटमेंट है, करंट बैंक बैलेंस है, आप वो चीज़ें इसमें सारा कुछ मेंशन करें। तीसरे लोग ज़्यादातर परेशान होते हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अपॉइंटमेंट का भी कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, अपॉइंटमेंट आपको मिल जाती है 10 से 15 दिन के अंदर-अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। आपने वीज़ा अप्लाई करना है, 10 से 15 दिन का टाइम होता है अपॉइंटमेंट का। वो जैसे आपकी फ़ाइल वगैरह रेडी हो जाती है, फॉर्म वगैरह फिल हो जाता है, उसके साथ ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। लोग जब आपकी फ़ाइल रेडी करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें मेंशन ऐसी कर देते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता। वो जब आप उनके पास जाते हैं अपनी फ़ाइल सबमिट करवाने, वो आपकी फ़ाइल तो सबमिट कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो जब चेक वेरीफ़ाई करते हैं तो उनमें काफ़ी चीज़ें इल्लीगल मतलब कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने लिखी होती है जो आपकी फ़ील्ड के अकॉर्डिंग नहीं होती। मतलब अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है किसी फ़ील्ड में, या कोई बंदा बिज़नेसमैन कर रहा है, तो उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी मेंशन कर देते हैं कि वो उनके बिज़नेस के साथ रिलेटेड ही नहीं होती। वो कहते हैं यार ये बिज़नेस कौन-सा कर रहा है और इसके साथ जो इन्होंने डॉक्यूमेंट या अपनी ट्रैवल कोई भी हिस्ट्री डॉक्यूमेंट में कोई स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी ऐड किया है, तो वो इसके अकॉर्डिंग है ही नहीं। वो तो मैं बात कर रहा था आपको यूके के हवाले से। यूके जो है ये अपने आपके लिए ट्रैवल हिस्ट्री कोई मायने नहीं रखती। यूके ये नहीं कहता कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, तो फिर ही आपका वीज़ा लगेगा। कभी भी ऐसा नहीं है, यूके कभी भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं माँगता। फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़े लगते हैं और मोस्टली लोग जो जा रहे हैं वो उनके भी वीज़े लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि वीज़े नहीं लग रहे, वीज़े लग रहे हैं और फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़े लग रहे हैं और यूके फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा देता है। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसमें सबसे जो मेन चीज़ें हैं वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आपके पास ओरिजिनल और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। मोस्टली लोगों का इसी वजह से वीज़ा रिजेक्ट होता है, तो उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फेक बीच में ऐड करवाए जाते हैं। कुछ उन्होंने अपने से ही एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। अगर मैं एक मिसाल है, कोई 50,000 सैलरी ले रहा है तो उधर लिखा होता है मुझे 1 लाख सैलरी मिल रही है। अगर किसी अकाउंट में 10, वो कह देता है मेरे अकाउंट में तो 30 लाख रुपए पैसे हैं, अमाउंट है। हालाँकि वो करंट में इतने शो करवा रहता है, लेकिन बीच में निकाल के यूज़ कर लेता है। जब उसने वीज़ा अप्लाई करना होता है, स्टेटमेंट निकालनी होती है, 4 से 6 मंथ की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है इनको, तो ऐसा करता है अपने स्टेटमेंट में पैसे ऐड करवा देता है। हफ़्ते के लिए, 2 हफ़्ते के लिए, कुछ लोग महीने के लिए भी करते हैं, कुछ 2 महीने के लिए करते हैं और जब स्टेटमेंट निकला दिया एक दफ़ा, फिर वो अपना बैलेंस वापस रिटर्न निकलवा लेते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है। देखिए एम्बेसडर में जो ऑफ़िसर बैठे हुए हैं वो भी इतने पागल नहीं हैं। उनको सारा पता है कि आपके पास कितने बैंक बैलेंस है, आपने कब से ट्रांज़ैक्शन आपके अकाउंट में हो रही है, क्योंकि उनके पास आप स्टेटमेंट भेज रहे हो और आपके पास उनके आपका नंबर है, सीएनसी वो सारा कुछ वेरीफ़ाई नंबर है, उससे वो वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में करंट बैलेंस इस टाइम कितना मौजूद है। तो आप ऐसे करते हैं कि उसमें ट्रांज़ैक्शन में हिस्ट्री बना लेते हैं, बैंक में करंट बैलेंस भी क्लोजिंग भी करवा लेते हैं। जब आपने स्टेटमेंट निकालते हैं फिर आप बैलेंस भी निकलवा लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि यूके जो है बहुत स्ट्रिक्ट है इस चीज़ से, बैंक स्टेटमेंट वगैरह से बहुत स्ट्रिक्ट है। वो अपना करंट क्लोजिंग बैलेंस भी देखता है आपका। और जो आप बिजनेसमैन को चांसेस ज़्यादा होते हैं वीज़ा अप्रूव होने के, क्योंकि उनके पास डबल स्टेटमेंट होती है। उनके पास अपनी स्टेटमेंट भी होती है, अपने पर्सनलाइज जो अकाउंट होता है उसकी स्टेटमेंट भी होती है, और वो रनिंग में होनी चाहिए। और ट्रांजैक्शन डेली उसके रूटीन में ट्रांजैक्शन होनी चाहिए और अच्छी ट्रांजैक्शन, ये नहीं कि 1000 4000 6000 की ट्रांजैक्शन, ऐसे नहीं होना चाहिए उसमें।
तकरीबन मैक्सिमम डेली की आप 50 से 20 30 ऐसे इतने 100,000 की आप उसमें ट्रांजैक्शन करते रहें, ताकि आपके अकाउंट की स्टेटमेंट रनिंग होती रहे। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको तो टेंशन नहीं होती, उनके तो डेली का बिजनेस की जो सेल होती है लाख प्लस 2-3 लाख लाख से अबव उनकी सेल होती है, जिस वजह से उनको तो ट्रांजैक्शन की इतनी टेंशन नहीं होती। पर्सनल में इतनी ना भी हो तो बैंक जो उनके अपना अपने नाम पे उनका बैंक है, जो एफबीआर टैक्स रिटर्न्स है उनके ऊपर उनका सारा मेंशन होता है। और सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ लोग जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट तो दे देते हैं, साथ में टैक्स रिटर्न नहीं देते। जब उधर एफबीआर का टैक्स रिटर्न जाके वो चेक करते हैं उसमें, तो आपके टैक्स पेड नहीं होते। मोस्टली लोगों के अकाउंट में पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं और टैक्स उन्होंने पे नहीं किया होता। तो इसमें ये भी बहुत एलिजिबल, ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोगों ने ऐसे किया हुआ है 10-10 30-30 1-1 2-2 मिलियन बिलियन की उनकी स्टेटमेंट्स आ रही होती है हमारे पास, मैं देख रहा होता हूँ, लेकिन उसमें एफबीआर ने रजिस्टर्ड नहीं होता। तो आप जब भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपके पास एफबीआर की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो लाजमी होनी चाहिए। उसमें लास्ट 2 ईयर के आपके पास रिटर्न भी होने चाहिए। जब आपके पास रिटर्न्स होते हैं, टैक्स पेड होते हैं, तो फिर यूके भी इस चीज़ को देखता है कि यार ये क्लाइंट है जो इनके वीज़ा जिनका हम देख रहे हैं, इतनी देर से ये टैक्स पे कर रहा है, अपनी कंपनी में अपनी कंट्री में टैक्स पेड कर रहा है, इधर रह रहा है, इसकी इधर फैमिलीज़ है, अपने कोई आप स्टेटमेंट के अपने घर की जो घर के कागजात हैं वो भी साथ लगा सकते हैं। उसमें वो ये देखते हैं यार इनके पास इतनी प्रॉपर्टी वगैरह है, इनका बिजनेस वगैरह इधर है, इतनी स्टेटमेंट है, इनका बैंक बैलेंस अच्छा है, आया कि ये विजिट पे ही जा रहे हैं, ना कि उधर सेटल होने जा रहे हैं। तो जिसके भी हाथ पे वो आपको वीज़ा ग्रांट करता है, ऐसा नहीं करता, ग्रांट करता है, लेकिन आपकी अथेंटिक चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा, मोस्टली जो पाकिस्तान में कंसल्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ, वो अपने पैसे लेने के चक्करों में ना के वाले से एजेंट जो होते हैं वो अपनी फ़ीस ले लेते हैं। उन्होंने तो अपनी फ़ीस ले लेनी है, आपका वीज़ा लगे ना लगे। आप जब किसी भी एजेंट के पास जाते हैं, आप कहते हैं भाई मैंने इस कंट्री का यूके का वीज़ा अप्लाई करना है, तो वो आपको थोड़ी ब्रीफिंग करता है, इसके अकॉर्डिंग गाइड करता है और ऐसे बताता है कि जैसे हमने तो वीज़ा आपका लगा ही देना है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप उसकी बातों में आ जाते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। हाँ, कहते हैं ठीक है भई, ये मुझे बता रहा है, इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा है, इनके वीज़े शायद लग रहे हैं, हमारा भी लग जाएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी दे देते हैं, फ़ीस वगैरह भी दे देते हैं, अपनी एम्बेसी की फ़ीस वगैरह भी दे देते हैं, उससे आप तो अपना वीज़ा अप्लाई करवा लेते हैं। लेकिन आप ये चीज़ नहीं चेक करते कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। आप अपने जो आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा रहे हैं, आप इस कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इनके लिए आप एलिजिबल हैं, आपका वीज़ा लग जाएगा, आप जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं इन पे। लेकिन एजेंट ने कभी भी आपको नहीं बताना, क्योंकि उसने तो अपनी फ़ीस चार्ज करनी है, उसने तो आपसे अपने पैसे लेने हैं। आपको वो ये थोड़ी कहेगा कि आपके पास स्टेटमेंट सही नहीं है या आपके पास कोई स्टेटमेंट सही चली नहीं हुई है, जिसके भी यहाँ पे आपका वीज़ा नहीं लगेगा। उसने कहना नहीं, आपका वीज़ा लग जाना है, आपने पैसे जमा करवाने हैं, आपने इसी आपको उसने ऐसा गाइड करना है कि आपने उसकी गाइडलाइंस में आ जाना है। आपने कहना है ठीक है भाई, मैं सैटिस्फाई हूँ, मैं एग्री हूँ आपकी बातों से, आप मेरे डॉक्यूमेंट्स लें, मेरा प्रोसेस स्टार्ट करें। आपने उसको अपना डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं, अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। फ्यू डेज़ के अंदर-अंदर आपकी अपॉइंटमेंट आ जानी है, आपने जाके अपनी फ़ाइल एम्बेसी में जमा करवा देनी है। एम्बेसडर को उन्होंने आपका इंटरव्यू तो लेना नहीं है, ना उन्होंने आपसे पूछना है। आपने सिर्फ़ फिंगरप्रिंट करवाने हैं और अपनी फ़ाइल जमा करवा देनी है। आपने वापस आ जाना है 10-15 दिन बाद, आपको पता है क्या मैसेज आपको मैसेज आना है कि आपका वीज़ा तो रिजेक्ट हो गया। आपने कहना भई मैं तो इतने वो कंसल्टेंट मुझे कह रहा था ऐसे हो जाएगा, स्टेटमेंट्स ये है, बहुत अच्छा अकाउंट है, ये है, वो है, मेरा वीज़ा लगेगा, ऐसा नहीं होता। स फिर आप उस कंसल्टेंट के पास जाएँगे, जब आप उसको कहेंगे मेरी फ़ीस रिटर्न कर दें, वो आपकी फ़ीस रिटर्न करेगा? कभी भी नहीं करेगा। कोई भी कंसल्टेंट अपनी फ़ीस रिटर्न नहीं करता। उन्होंने तो अपनी फ़ीस आपसे चार्ज कर देनी थी और उन्होंने लिखा होता है नॉन रिफंडेबल फ़ीस, इसलिए उन्होंने अपनी फ़ीस तो कभी भी वापस नहीं करनी, ना ही वो कभी आपको लीगल और अच्छा मशवरा देते हैं। तो मैं पहले भी आपको ये बता रहे हैं, पहले भी जो मैं वीडियोज़ हूँ उनमें ये बताता हूँ कि जो आपने किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, सबसे पहले आप ये देखें कि आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, आपके पास अच्छी स्टेटमेंट रनिंग है, आपके पास अपने अकाउंट की स्टेटमेंट रनिंग है, जो कोई किसी कंपनी का आपके पास बैंक बैलेंस है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उसकी जो स्टेटमेंट्स वो भी आपके पास अवेलेबल है, और अच्छा बैंक बैलेंस, क्लोजिंग करंट बैलेंस है, और क्लोज इसके अंदर भी अच्छा बैलेंस है, जो आप तकरीबन 4 से 6 मंथ के अंदर-अंदर जो ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं, उसके अंदर अकॉर्डिंग सब इसके अंदर ऐड होना चाहिए। कोई भी कंसल्टेंट ये चीज़ आपको नहीं बताता, क्योंकि उन्होंने तो अपनी फ़ीस चार्ज करनी है। मैं इसलिए आप सबको यही इसे अच्छा मशवरा दूँगा, पहले आप किसी भी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करते हैं, पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, एफबीआर के टैक्स पे किया करें, आप लास्ट 2 ईयर के टैक्स रिटर्न्स लाज़मी पे उसमें किया करें, उसमें जितने आपके पास अमाउंट हो उसके अकॉर्डिंग आपके पास टैक्स रिटर्न्स हो। क्योंकि लोगों के पास 10-10 लाख 1 मिलियन बिलियन के पास भी स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं, लेकिन उनके पास टैक्स पेड नहीं होता, ना टैक्स रिटर्न्स होते हैं। तो आपके पास लास्ट 2 ईयर के टैक्स रिटर्न लाज़मी होने चाहिए। ये चीज़ आप लाज़मी क्लियर वेरीफ़ाई किया करें। दूसरा तीसरा इसमें प्लस पॉइंट ये मैं आपको बताऊँगा कि आपके पास चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का कार्ड भी होना चाहिए। अगर आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड है, तो वो भी आपका एक प्लस पॉइंट है।
दूसरा, आप इसके साथ कोई प्रॉपर्टी अपनी ऐड करते हैं, कोई प्लॉट्स वगैरह ऐड करते हैं, कोई बिज़नेस का वगैरह ऐड करते हैं, या कोई गाड़ी वगैरह आपके नाम पे है, कोई 2-3 जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनकी आप स्टेटमेंट्स प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करवा लें। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करवा कर आप वो भी साथ ऐड कर लें, तो वो भी आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। क्योंकि उसमें ये चीज़ें हमने एम्बेसी जो ऑफिसर है, हमने ये चीज़ उसको प्रूव करनी है कि भई हम हर चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। हमारे पास अपना बैंक बैलेंस है, अपनी गाड़ी है, अपना इधर बिज़नेस है, पाकिस्तान में आया, हम विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं, ना कि हम उधर जाके सेटल होने की नीयत से जा रहे हैं। हमने सिर्फ हमारा मकसद है विज़िट वीज़ा, इधर से हमने टूरिज़्म वीज़ा वीज़ा हमें विज़िट वीज़ा मिलेगा, हम जाएँगे उधर विज़िट वगैरह करेंगे, किसी एक्सपो का करवा लें, एक्सिबिशन का करवा लें, या किसी टूरिज़्म कोई भी आप करवा लें। आप ये उसमें होटल बुकिंग, ट्रैवल, टूर प्लान्स लाज़मी डाला करें, जो मोस्टली कंसल्टेंट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट के टूर ट्रैवल प्लान उठाकर डाल देते हैं। ऐसा नहीं होता। आप जब किसी भी कंसल्टेंट से काम करवाते हैं, तो पहले आप ये चीज़ें लाज़मी चेक वेरीफ़ाई कर लिया करें कि आपके पास जो ट्रैवल टूर प्लान्स, बुकिंग्स वगैरह हैं, ये ऑथेंटिक हैं, इसमें जेन्युइन है सारा कुछ, कोई फेक तो नहीं है। होटल जो बुकिंग करवाई है, जो रिज़र्वेशंस हैं आपकी, वो पेड हैं, और वो आपने चेक करनी है, कन्फर्म है, उनमें ईमेल डली होती है, नंबर वगैरह भी होता है, सारा कुछ होता है, पता चल जाता है कि ये कन्फर्म है, ऑथेंटिक है। जब एम्बेसडर ऑफिसर के सामने भी आपका केस जाता है, तो वो चेक वेरीफाई करता है, वो उसको पता चलता है कि आपका केस 100% जेन्युइन है, और जो आपने उधर से ये होटल बुकिंग होती है, ट्रैवल टूर प्लान्स होते हैं, रिजर्वेशन होती हैं, ये सारी ऑथेंटिक है। जिसके बिहाफ पे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी स्टेटमेंट्स हैं, कंसल्टेंट जब ये चीज़ देखता है, तो उसको लगता है यार ये आया है, ये बंदा सही है, लीगल तरीके से वीज़ा अप्लाई कर रहा है, इसके पास सारा कुछ ऑथेंटिक है। ये अगर इधर से जा रहा है, इसके पास अपना बैंक बैलेंस है, अपना इसके पास घर है, गाड़ीज़ है, तो ये वापस आएगा, ना कि उधर परमानेंट सेटल होने के लिए जा रहा है, ना जो किसी जॉब के फील्ड में जा रहा है। तो आप ज़्यादातर, तो मैं लोगों को ये मशवरा दूँगा कि आप फैमिली वीज़ा भी अप्लाई करें, वो भी वीज़ा ईज़िली लग जाता है। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हों। आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होंगे, ऑथेंटिक होंगे, आपके पास जो स्टेटमेंट्स होती हैं अपनी होंगी, तो उसके ऊपर वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जिन लोगों के पास ये चीज़ें नहीं होती, वो वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उनके वीज़े के चांसेस बहुत ज़्यादा रिजेक्शन के, मोस्टली रिजेक्शन के होते हैं। लोगों को हमारी बातें तो ऐसे लगे, लोग समझ रहे होते हैं पता नहीं यार ये हमें झूठ बोल रहा है, अपनी फीस लेने के लिए, या अपना चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए, या अपनी वीडियो को लाइक शेयर करवाने के लिए क्या बोल रहा है। ऐसा नहीं है भाई, हम आपको अच्छी गाइडलाइंस देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, कोई पैसे नहीं मांग रहे, लेकिन अच्छी गाइडलाइंस दूंगा। अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपके पास ऑथेंटिक और जेन्युइन पहले अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दूसरा, पहले आप ये चीज़ें चेक कर लें कि आप किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, देन जाके आप वीज़ा अप्लाई करवें। तो ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और हर मेरी नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, और ऐसी ही मज़ीद मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। लेकिन काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक का आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।